नमस्कार दोस्तों। पीसीएम कॉन्सेप्ट मोटिवेशनल टॉक में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगला टॉपिक बड़ा जनरल सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आईआईटी और आईएएस का कंपैरिजन। क्योंकि मैंने बताया था कई लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का आपका चैनल आपने शुरू किया है, मोटिवेशनल टॉक भी आप इसमें करते हैं और बेसिकली आप जो है एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, तो आप दोनों का कंपैरिजन कैसे करेंगे? कौन सा ज़्यादा टफ है, कौन सा एग्ज़ाम कैसा है, तो कंपैरिजन कैसा रहेगा? तो मैंने सोचा एक वीडियो इसी पे करते हैं। सो आज हम करने जा रहे हैं जो वीडियो वो करेंगे आईएएस आईआईटी वर्सेस आईएएस। तो क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा ही वास्ट है, इसके लिए हम कुछ पैरामीटर्स निर्धारित करते हैं कि हम कैसे इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हम इसमें ये देखेंगे पैटर्न कैसा है दोनों का, क्राइटेरिया क्या है, एज कितनी है, अटेम्प्ट्स कितनी मिलती हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपीयर होते हैं, नंबर ऑफ पेपर्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, ड्यूरेशन कितनी है एग्ज़ाम की, साल में कितनी बार होता है, एंड फाइनल सीट्स, फाइनल आउटपुट क्या है। एंड उसके बाद मैं फिर बाद में बताऊंगा इसमें मेरा ओपिनियन क्या है, माय व्यू जो है इसमें क्या है, माय ओपिनियन इसमें क्या है, मैं एंड में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो हम इसका बेसिक जो है शुरू करते हैं कि पैटर्न कैसा है एग्ज़ाम का दोनों का। सबसे पहले हम आईआईटी की बात करते हैं। दोस्तों, आईआईटी का जो पैटर्न है उसमें दो एग्ज़ाम हैं, आईआईटी मेंस एंड आईआईटी एडवांस्ड। तो जो मेंस है, आईआईटी मेंस है, वो कंडक्ट करवाती है एजेंसी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक जो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का, उसके तहत एक सोसाइटी है जो 2019 में शुरू किया गया है। जेई मेंस के तहत जो है जेई मेंस करवाना एनटीए के तहत। इससे पहले एआई ट्रिपल ई होता था जो सीबीएसई कंडक्ट करवाती थी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो कैसे जेई मेंस कंडक्ट करती है, जेई मेंस में क्या क्या चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, पैटर्न कैसा है जेई मेंस का, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जेई मेंस का मैंने बताया है कि जेई मेंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे इसमें आपके जो है। इसमें पेपर 1, इसमें हम बीटेक अगर बच्चा करना चाहता है कि बीटेक करना चाहता है आईआईटी से, जो सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव जो बीटेक का कोर्स माना जाता है, उसके अलावा बी आर्किटेक्ट है और बी प्लानिंग है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट एंड बैचलर ऑफ प्लानिंग, वो भी कोर्सेज हैं। उसके पेपर अलग है, पेपर 1 एंड पेपर 2 उसमें अलग पेपर देना है। जो सबसे कॉमन पेपर माना जाता है बीटेक, उसका एक पेपर होगा, उसमें 90 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन होंगे, 75 करने होंगे और नेगेटिव मार्किंग है। इसमें कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जो मेन क्राइटेरिया वो ये है कि इसमें 3 अटेम्प्ट हैं एंड 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में होने चाहिए। 3 अटेम्प्ट इन कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, मतलब अगर जैसे जेई अभी 2023 का जनवरी का हुआ, तो उसमें कौन कौन से बच्चे अपीयर हो सकते हैं? जिन्होंने +2 2021 में करी हो या 22 में करी हो, या जो भी बोर्ड के एग्जाम में बैठे हैं जिनका 2023 में बोर्ड का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो 3 अटेम्प्ट मिलती हैं। एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, जेई मेंस के बाद जब डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, जो डिफरेंट एनआईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, या और जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन है जो जेई मेंस के स्कोर पे एडमिट करते हैं स्टूडेंट को, तो वो जो अपना एज का क्राइटेरिया लगा सकते हैं। ऐसा एनटीए कहता है कि हमारी तरफ से कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इसमें एज रिलैक्स्ड है, लेकिन अटेम्प्ट्स फिक्स्ड हैं। अगर मैं बात करूं कि कितनी भाषाओं में किया जाता है, तो जेई मेंस 2023 के बारे में बताया गया है कि जेई मेंस 23 कितनी भाषाओं में इंग्लिश और हिंदी के अलावा किया गया। एसमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा इन भाषाओं में भी ये क्वेश्चन हमें जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा। और उसके अलावा अगर मैं एप्लीकेंट्स की बात करता हूं, तो कितने एप्लीकेंट्स, जैसे 2018 में कितने एप्लीकेंट्स बैठे हैं, और ये इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स हैं, ये रिपीट वाले एप्लीकेंट नहीं है कि जैसे लेटर से 2022 में 2 बार एग्जाम हुआ तो उनके टोटल एप्लीकेंट में डबलिंग हो जाएगी, नहीं। इंडिविजुअल एप्लीकेंट एनटीए ने दिए हैं। 2018 में 11,48,000 इंडिविजुअल एप्लीकेंट थे, जिसमें से जिन लोगों ने रजिस्टर किया, जिसमें से अपीयर हुए लगभग 10,43,000, और जो क्वालिफाई किए 2,31,000। क्वालिफाई इन द सेंस कि इतने बच्चे आगे मेंस में बैठेंगे। हाँ, तो इसका मतलब ये है मेंस में कितने लोग बैठने के लिए एलिजिबल हो गए, 2,31,000। हालांकि इनमें से कई लोग जो हैं जो मेंस के बाद एडवांस में बैठेंगे, 2,31,000 में से जो एलिजिबल हो गए, तो उनका एडवांस्ड का स्कोर हो सकता है इतना अच्छा ना आए, तो वो मेंस के बेसिस के ऊपर एनआईटीज में एडमिशन लें, हो सकता है। 2019 में 12,37,000 एप्लीकेंट रजिस्टर किए, 11,47,000 ने एग्जाम दिया, 2,45,000 उसमें से पास हुए। 2020 में
11,74,000 ने एग्जाम दिया, 10,23,000 इसमें अपीयर हुए और 2,50,000 इसमें पास हुए जो कि एडवांस में बैठेंगे, जो जेई एडवांस में बैठेंगे, जिसकी मैं अभी नेक्स्ट अगला टॉपिक उसी का है, जेई एडवांस की जब चर्चा करेंगे। तो उसके बाद 2021 में 10,48,000, 9,39,000 इसमें पास हुए। 2021 में ये एग्ज़ाम 4 बार कंडक्ट किया गया था कोविड के कारण साल में, तो 9,39,000 पास हुए। 2.5 लाख के आसपास जो है इसमें बच्चे मेंस एडवांस में बैठेंगे। 2022 में 2.5 लाख बच्चे जो अभी तक जो है 2.5 लाख बच्चे एडवांस में बैठे हैं। तो इस प्रकार से ये जो बताया गया है कि भी कितने एप्लीकेंट है, रेशियो आप निकाल सकते हैं, कितने अपीयर हो रहे हैं और कितने इसमें से क्वालिफाई कर रहे हैं एडवांस के लिए। हालांकि जैसा मैंने बताया जेई मेंस का स्कोर इटसेल्फ इंस्टीट्यूशन लेते हैं, तो क्वाइट पॉसिबल कई बार होता है कि जो जेई एडवांस में जिन बच्चों का रैंक नीचे आता है, क्योंकि एडवांस्ड भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एडवांस्ड भी लगभग 40,000 लोग क्वालिफाई कर लेते हैं, बट क्वालिफाई का मतलब ये नहीं है कि उनको जेई उनको आईआईटी में सीट मिल जाएगी। तो जिन लोगों को आईआईटी में उनकी मनपसंद आईआईटी में सीट नहीं मिलती है या उनको मनपसंद जो कोर्स नहीं मिलता है जिसको वो चाह रहे हैं, तो वो जेई मेंस के स्कोर के ऊपर एनआईटीज में एडमिशन लेना पसंद करते हैं। तो ये मोटे तौर पे जेई मेंस का है। जेई एडवांस के बारे में बताते हैं, उसके बाद बात करते हैं जेई एडवांस्ड की। तो जो जेई जिसकी फुल फॉर्म है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो जो एडवांस्ड है वो आईआईटीज खुद कंडक्ट करवाती हैं रोटेशन से। जैसे कि 2023 का जो एग्ज़ाम है वो आईआईटी गुवाहाटी कंडक्ट करा रही है, तो हर साल रोटेशन बेसिस पे कंडक्ट कराया जाता है। और एडवांस्ड का जो एग्ज़ाम है उसका स्तर मेंस के एग्ज़ाम से ज़्यादा रहता है, काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम रहता है, काफ़ी टफ क्वेश्चन रहते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं। हाँ, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस पहले जो होता था कि सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल टाइप रहते थे, सब्जेक्टिव टाइप रहते थे, इसमें अब एमसीक्यूज डाल दिए गए हैं और काफ़ी सरल करने की कोशिश की गई है। बट हैविंग सेड दैट एग्ज़ाम का लेवल फिर भी काफ़ी टफ है। तो आप देख सकते हैं इसमें टॉप 2.5 लाख जो जेई मेंस के होंगे वो अपीयर होंगे। प्लस सेकंड कंडीशन ये है कि उनका 75% ट्वेल्थ के जो एग्ज़ाम में 75% आए हों, मार्क्स टोटल मार्क्स का 75% टोटल के 75% आए हों, और या फिर वो ट्वेल्थ के एग्ज़ाम का जो अगर बोर्ड का एग्ज़ाम है तो टॉप 20 परसेंटाइल स्टूडेंट्स में हों, जो उस बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल स्टूडेंट्स में हैं, तो ये जो बच्चे उसमें अपीयर होंगे। सो ये कंडीशन हो गई। इसके बाद दूसरी कंडीशन है 2 अटेम्प्ट्स ही इसमें अलाउड है, क्योंकि पहले ये देखा गया था कि बच्चे इसमें लगातार जो है साल दर साल ड्रॉप करके लगे रहते थे, तो ये मॉडिफाई किया गया था। 2 ही अटेम्प्ट्स इसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में अलाउड है। फॉर एग्जांपल अगर 23 का इस साल का अगर किसी ने एडवांस लिखना है तो कौन कौन से एलिजिबल होंगे, जो इस साल +2 में पास हो रहे हैं या जो पिछले साल हुए हैं। और 2021 वाले जो +2 का जिनका रिजल्ट 25 अक्टूबर 2021 के बाद आया है, तो उनको भी इसमें अलाउ किया गया है कि जिनके लेट रिजल्ट बोर्ड के एग्जाम में लेट आए हैं कोविड के कारण या किसी और कारणवश, तो उनको भी इसमें अलाउ किया गया है। मोटे तौर पे इसमें 2 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। इसमें जो एज का क्राइटेरिया है, एज का क्राइटेरिया है कि 1 अक्टूबर 1998 से बाद का इसमें बर्थ होना चाहिए, वही बच्चे इसमें एलिजिबल होंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि रजिस्टर्ड अपीयर और क्वालिफाइड में अगर हम बात करें, तो ओवर द ईयर आप देख सकते हैं परसेंटेज आप निकाल सकते हैं कि 2016 में 1,55,000 इसमें रजिस्टर हुए, 1,47,000 अपीयर हुए, क्वालिफाई 36,000 हुए। इसी प्रकार ओवर द ईयर आप देख सकते हैं 2022 में 1,60,000 इसमें रजिस्टर हुए, 1,55,000 अपीयर हुए, 40,000 पास हुए, क्वालिफाई हुए। तो जैसे मैंने बताया कि क्वालिफिकेशन डज नॉट मीन कि उनको आईआईटी में सीट मिलेगी। आईआईटीज हमारी लिमिटेड हैं, 23 आईआईटीज हैं और ये काफ़ी स्पीड से बढ़ी हैं। 2002 में 2002-3 में जब मैंने दिया था, तब ये जो एग्ज़ाम होता है जेईई मेंस और एडवांस की बजाय इसका नाम होता था जेई स्क्रीनिंग टेस्ट एंड मेंस। तो जेई जो स्क्रीनिंग होता था वो जो अभी जो मेंस के बराबर का एग्ज़ाम है उसी के लेवल का एग्ज़ाम होता था, जेई स्क्रीनिंग टेस्ट उसको बोलते थे। और जो स्क्रीनिंग से बच्चे निकलते थे 2002 और 3 में मैंने 2 बार दिया, तो जो स्क्रीनिंग से बच्चे निकलते थे वो मेंस में बैठते थे। सो उस टाइम जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न था और अब वाले पैटर्न में काफ़ी अंतर आ गया है। जेईई जो मेंस उस टाइम जिसको अब एडवांस कहते हैं, तो मेंस में काफ़ी जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते थे, न्यूमेरिकल वैल्यू तब एमसीक्यू नहीं पूछे जाते थे, अब इसमें एमसीक्यू पूछे जाते हैं। और इसके अगर पैटर्न की बात करें, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, और एक जो मैंने क्लॉज जो मैंने डिस्कस नहीं किया अर्ली एडमिशन, वो क्या है वो मैं आपको अगले दिखाता हूँ। अगर हम जेई एडवांस की बात करते हैं तो उसमें जो अर्ली एडमिशन वाला क्लॉज था वो ये है, a candidate should not have been admitted to an IIT irrespective whether or not the candidate continued in the program or accepted an IIT seat by reporting online
bleak at a reporting center in past. Candidates whose admission to IIT was cancelled for whatever reason after joining IIT are not eligible to appear for IIT 2023. तो अर्लियर एडमिशन का क्लॉज है, तो ये आप जो है ये आप देख सकते हैं अर्लियर एडमिशन क्लॉज क्या है। तो मैं बात करता हूँ कि इसका पैटर्न कैसा है। तो दो इसमें पेपर होंगे, 3-3 घंटे का पेपर है। पेपर 1, पेपर 2 तीनों में ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे। 18 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आएंगे, टोटल 54 क्वेश्चन रहेंगे। उनकी मार्किंग कैसे रहेगी? 6 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू विद सिंगल करेक्ट ऑप्शन, उनके 18 नंबर। उसके बाद सिंगल करेक्ट ऑप्शन जो है 6 क्वेश्चन, उसके 24 नंबर। न्यूमेरिकल वैल्यू के जो क्वेश्चन होंगे जिनमें कोई चॉइस नहीं होगी वो 24 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 18 क्वेश्चन होंगे और ये हर एक सब्जेक्ट का, दिस इज वैलिड फॉर ऑल दी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सेम फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स। पेपर 2 में एमसीक्यू विद 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर, न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप क्वेश्चन, सिंगल डिजिट इंटीजर आंसर। ये आपके जो है 54 जो है इसमें 54 क्वेश्चन जो टोटल आएंगे इसमें। तो इस प्रकार का जो है इसका एडवांस का पैटर्न है। फ्रेंड्स, अब चर्चा करते हैं जो दूसरा आज का इम्पोर्टेंट एग्जाम हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसा हमने पहला डिस्कस किया आईआईटी, जो कि आईआईटी एक इंस्टीट्यूशन का नाम हो जाता है, उसको लूजली हम आईआईटी कह देते हैं। और जो एग्ज़ाम होता है एक्चुअल में उसका नाम है जेई, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और वो कंडक्ट कौन कराती है? मेंस कंडक्ट कराती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एडवांस्ड कंडक्ट कराती है आईआईटी खुद, हर बार रोटेशन से। अब आते हैं आईएएस का एग्जाम। अब आईएएस का एग्जाम अगेन बड़ा लूज टर्म है। इसमें आईएएस इज अ सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसमें काफ़ी सारी सर्विसेज रहती हैं। और जो एग्जाम का नाम है वो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसको हम सीएससी बोलते हैं। और कंडक्ट कौन कराता है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कंडक्ट करवाता है। अब इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या है? प्रीलिम्स 200 मार्क्स का, मेंस इसमें रिटर्न है 1750 मार्क्स का, इंटरव्यू जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं 275 मार्क्स का। और ये दोनों आपका फाइनल रैंक डिटरमिन करते हैं। और हर साल लगभग 1000 के आसपास वैकेंसी होती है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने कैंडिडेट इसमें अपीयर होते हैं, कितने प्रीलिम क्वालिफाई करते हैं, कितना मेन क्वालिफाई करते हैं, कितने इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। और इंटरव्यू के बाद फाइनली जो लिस्ट में आते हैं कितने आते हैं वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। सो अगर हम प्रीलिम की बात करें, प्रीलिम 200 मार्क्स का है, बट प्रीलिम क्वालिफाइंग इन नेचर है। प्रीलिम के मार्क्स मेंस में ऐड नहीं होते हैं। सो जो यूपीएससी प्रीलिम क्वालिफाई करेगा वो एलिजिबल हो जाएगा मेंस में बैठने के लिए। तो यहाँ फ्रेंड्स एक बड़ा क्लियर डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है कि जहाँ जेईई की बात करते हैं तो जेईई मेंस के बाद भी आपका जितना रैंक आता है आप एलिजिबल हो जाते हो, आपको कोई ना कोई कॉलेज एडमिशन मिल जाती है अच्छे कॉलेज में, एनआईटीज में या ट्रिपल आईटीज में, या और जो हमारे अच्छे इंस्टीट्यूशन है वो जेई मेंस के भी टॉप स्कोर को लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपने यूपीएससी सिर्फ प्रीलिम क्लियर किया है, आप मेंस में बैठने के लायक हो गए हैं। एंड गॉड फॉरबिड अगर आपका मेंस के बाद, इंटरव्यू के बाद अगर आप क्लियर नहीं करते हैं, फाइनल लिस्ट में नहीं आते हैं, तो आपको फिर दोबारा से प्रीलिम देना पड़ेगा। तो इसका स्कोर जो है ऐसा नहीं है कि वैलिड है, इसका फिर आपको दोबारा प्रीलिम देना पड़ेगा। जैसे जेई मेंस में आपका जो है कॉन्जिक्यूटिव 2 साल तक आप जो है दे सकते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम की अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम में हमारे 2 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 2 जिसको हम सी सेट बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। जब हम एग्जाम दे रहे थे, मैंने 3 बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया है। मैं 2009 में सीएससी 2009 में क्वालिफाई किया है और 2010 बैच बोलते हैं। तो मैंने 7, 8, 9 3 बार इसको दिया है और तीसरी बार मेरा क्वालिफाई हुआ। उस टाइम पैटर्न डिफरेंट था। उस टाइम हमारा जो प्रीलिम का एग्जाम होता था उसमें 2 पेपर होते थे, एक ऑप्शनल का पेपर होता था, एक जनरल स्टडी का पेपर होता था। उसके बाद ऑप्शनल सिस्टम से खत्म कर दिया गया, जो प्रीलिम से ऑप्शनल सिर्फ अब मेंस में रखा गया है। पहले मेंस में 2 ऑप्शनल होते थे, अब मेंस में भी ऑप्शनल 1 कर दिया गया है। अब जो है जनरल स्टडीज की जो है वैल्यू काफी बढ़ गई है। तो जैसा मैंने बताया, सिविल सर्विसेज प्रीलिम के एग्जाम में 2 पेपर हैं। पेपर 1 जो है आपका जीएस का है, जिसमें आपकी जनरल नॉलेज ऑन करंट इवेंट्स, हिस्ट्री, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, जनरल साइंस, आर्ट एंड कल्चर। या जो जैसे यूपीएससी लिखता है कि एक जनरल अवेयर जो सिटीजन है उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इतनी अवेयरनेस तो रखते ही होगे, उस लेवल के क्वेश्चन यूपीएससी कहता है पूछे जाते हैं। हालांकि जो लेवल रहता है वो मच हायर रहता है। और जो सी सेट है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, वो कैंडिडेट की स्किल टेस्ट करता है, कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड ये जो सी सेट का एग्जाम है क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसमें 33% जो है मार्क्स इसमें मिनिमम लेने जरूरी हैं।
टोटल अगर बात करें जनरल स्टडी पेपर 1 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स रहते हैं उसमें। एंड इसमें कट ऑफ के लिए ये एग्जाम आपका काम आएगा, प्रीलिम में आप कितना स्कोर करते हैं इसका काउंट किया जाएगा। जनरल स्टडी जो पेपर 2 है जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, सी सेट बोलते हैं, 80 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे, दिस इज क्वालिफाइंग इन नेचर। और इसमें प्रीलिम्स का अगर मैं बात करूं, सिविल सर्विसेज की जो एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट है 21 साल, मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल है, जो कि 2 साल बढ़ा दी गई है। एंड अटेम्प्ट्स जो है 6 अटेम्प्ट हैं अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं। एंड हमारे टाइम पे ये जो लिमिट थी, अपर लिमिट दैट वाज 30 इयर्स, एंड लिमिट जो अटेम्प्ट्स थी वो 4 थी, अब ये बढ़ गई हैं। तो ये है यूपीएससी प्रीलिम्स की बात। अगर मैं मेंस की बात करता हूं तो फ्रेंड्स, सिविल सर्विसेज मेंस में ये ऑप्शनल है, लगभग 27 ऑप्शनल रहते हैं इसमें, जिसमें से आपको एक चूज करना है, जो कि हमारे टाइम पे 2 होते थे, जो कि मैंने पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री चूज किया हुआ था और मैंने 2 अटेम्प्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री से दिए। लेटर ऑन आई चेंज केमिस्ट्री टू पंजाबी लिटरेचर। तो उसकी बात मैं अपने व्यूज में करूंगा, जो मेरा ओपिनियन है दोनों एग्जाम्स का, कैसे हैं एग्जाम, उसके बाद मैं उसमें करूंगा। और इसमें 23 लिटरेचर के जो है ऑप्शनल भी दिए गए हैं, 23 डिफरेंट इंडिया की लैंग्वेजेस के ऑप्शनल हैं, 27 डिफरेंट ऑप्शनल हैं, जिसमें कि हिस्ट्री है और इंटरनेशनल रिलेशन और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग ऑप्शनल हैं, मैनेजमेंट के ऑप्शनल हैं। सो ये डिफरेंट ऑप्शनल हैं। पेपर का स्टाइल क्या रहता है, 3 घंटे का एग्जाम होगा और उसमें जो मार्किंग है वो कैसी रहेगी, पेपर ए एंड पेपर बी। पेपर ए कोई भी आपकी लैंग्वेज को बेसिक टेस्ट किया जाएगा, कोई भी आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, 300 मार्क का ये। पेपर बी इंग्लिश है, सिंपल क्वालिफाइंग एग्जाम है, सिंपल इंग्लिश उसमें आपकी टेस्ट की जाएगी, लेकिन ये क्वालिफाई करने जरूरी है। आई हैव सीन दोज कैंडिडेट्स के जो बाकी के पेपर पे ध्यान देते रहते हैं और ये 2 क्वेश्चन जो 2 पेपर में रह जाते हैं और उनके क्वालिफाई ही नहीं हो पाता। सो ये 2 क्वालिफाई करने जरूरी है, पेपर ए एंड पेपर बी। पेपर 1 जो ऐसे का है 250 मार्क्स का है, पेपर 2 जनरल स्टडीज का है, इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, 250 मार्क्स। पेपर 3 अगेन जनरल स्टडी 1, 2, 3 एंड 4, जो 4 पेपर हो गए जनरल स्टडी के। जनरल स्टडी 2 हो गया गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। जनरल स्टडी 3 हो गया टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। जनरल स्टडी 4 हो गया एथिक्स का पेपर, जो 250 मार्क्स का है, ये एथिक्स का बाद में लेटेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। जनरल स्टडी 4। उसके बाद जो ये कैंडिडेट के ऑप्शनल के ऊपर 2 पेपर रहेंगे, 250 मार्क्स के 2 ऑप्शनल के ऊपर पेपर रहेंगे, जो भी आप ऑप्शनल इनमें से चूज करना चाहें। और उसके बाद जो रिटन टेस्ट का टोटल आएगा 1750, जो रिटन टेस्ट का टोटल आएगा, और उसमें जो पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको इंटरव्यू कहते हैं 275 मार्क्स उसमें ऐड होके 2025 मार्क्स का टोटल एडवांस का 2025 मार्क्स का जो है हमारा सिविल सर्विसेज मेंस का एग्जाम रहेगा। उसके बाद जो मेंस में क्वालिफाई करेंगे टॉप, उनका जो है लिस्ट बनाई जाएगी और उनको उनकी सर्विसेज एलोकेट की जाएंगी, जिसमें कि हमारे रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू टेस्ट के नंबर से जो हमारा फाइनल मेरिट बनेगी, उसके बाद उनको उनकी सर्विस अलॉट की जाएगी। सर्विस अलॉट करने के बाद उनको, अगर ऑल इंडिया सर्विस में आते हैं तो उसके बाद उनका कैडर एलोकेशन होगी एंड डिफरेंट थिंग्स गो ऑन। अब बात करते हैं इसमें पिरामिड कितना स्टीप है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से कि पिरामिड कितना स्टीप है, कितने लोग इसमें अप्लाई करते हैं, कितने लोग फाइनल क्वालिफाई करते हैं। एवरेज नंबर ऑफ सीट्स अराउंड 1000 रहती हैं, जो कि पहले काफ़ी कम थी, 400-500 के आसपास थी। ओवर द ईयर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी हैं। तो जैसा 2013 में 7,76,000 लोगों ने अप्लाई किया, उसके बाद कितने लोग अपीयर हुए, 3,24,000 लोग प्रीलिम में बैठते हैं। उसके बाद जो प्रीलिम क्वालिफाई करते हैं सिर्फ 14,000। सो 3,24,000 लोगों में से सिर्फ 14,000 लोगों ने प्रीलिम क्वालिफाई किया, जो मेंस के लिए बैठने के योग्य हुए। 14,800 में से 14,178 मेंस में एक्चुअल बैठे। उसमें इंटरव्यू के लिए कितना अपीयर हुए, 3,000। सो पिरामिड देखें आप कितना ज्यादा स्टीप है। यहाँ से पिरामिड कितना ज्यादा स्टीप है और फिर उसके बाद यहाँ से पिरामिड कितना ज्यादा स्टीप है, एंड उसके बाद फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 998 का हुआ। जैसे मैं जो 2018 की बात करूं तो 10,65,552 लोगों ने जो है इसमें अप्लाई किया। 5 लाख लोग प्रीलिम के लिए बैठे, जो एक्चुअल में प्रीलिम में अपीयर हुए 5,04,84। 5 लाख में से सिर्फ 10,000 लोगों ने प्रीलिम पास किया, 10,419। उसमें से भी 10,246 जो मेंस में एक्चुअल बैठे, उसमें से 1,992 लोगों ने एक्चुअल में जो है इंटरव्यू क्लियर किया। वो फिगर मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है कि कितने लोगों ने उसमें फाइनल क्लियर किया। 2018 में कितनी वैकेंसीज थी। 2017 में आप देख सकते हैं 9,69,000 लोग जो है इसमें अप्लाई करते हैं, 4,62,000 एक्चुअल एग्जाम देते हैं।
तो 2017 में 4,62,000 एग्जाम देते हैं, 13,300 इसमें से प्रीलिम क्वालिफाई करते हैं, 13,060 इसमें मेंस में बैठते हैं, 2,564 इंटरव्यू के लिए अपियर होते हैं एंड केवल 1,056। सो आप पिरामिड देखें कितना स्टीप है। 4,62,000 लोग एंट्री ऑफ द एग्जाम के लिए पहुंचे थे, 4,062, लेकिन पूरा प्रोसेस कंप्लीट होते होते केवल 1,056 ही रह गए जो फाइनल लिस्ट में सिलेक्ट हुए। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने डिस्कस किया है दोनों एग्जाम्स का पैटर्न, कैसे हैं दोनों एग्जाम, जेई मेंस कौन कंडक्ट करता है, जेई एडवांस कौन कंडक्ट करता है, और सिविल सर्विसेज एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करती है, उसमें कितने ऑप्शनल्स हैं, कैसे प्रीलिम कंडक्ट किया जाता है, कैसे मेंस और कैसे पर्सनैलिटी टेस्ट। अब हम बात करते हैं मेरा ओपिनियन, जो मेरा व्यू, जो मैंने कहा था मैं एंड में बताऊंगा। तो मैं कुछ लेके आया हूँ, कुछ डिफरेंसेस और कुछ सिमिलरिटीज दोनों एग्जाम में। तो पहले बात करते हैं हम डिफरेंसेस क्या क्या हैं। सो डिफरेंसेस की बात करें तो पहली बात तो जो जेई का एग्ज़ाम है वो एक एडमिशन के लिए है, आपको एक कोर्स में एडमिशन मिलती है, और सीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के बाद आपको एक जॉब मिल जाती है, यू गेट ए पर्टिकुलर सर्विस, एंड जो हमारे देश की सबसे प्रीमियम सर्विसेज हैं उनमें से आपको कोई ना कोई सर्विस आपके रैंक के अकॉर्डिंगली असाइन होती है। तो पहला डिफरेंस तो एडमिशन का और जॉब का है। दूसरा है जेई मेंस और सीएससी प्रीलिम्स का अगर हम बात करें तो सीएससी प्रीलिम्स बहुत ही ज़्यादा स्क्यूड है, जैसा मैंने आपको आंकड़ों से शो किया कि जो है लाखों में बच्चे अप्लाई करते हैं और सिर्फ 10 या 12,000 बच्चे रह जाते हैं जो कि मेंस के लिए अपेयर होते हैं। और इसमें मेंस, जेई मेंस में इतना स्क्यूड नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन, और इवन जेई मेंस में अगर आपका अच्छा रैंक आ जाता है तो आपको एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज में एडमिशन मिल जाता है। अगर सीट्स की भी बात करें तो जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है उसमें सीट्स बड़ी लिमिटेड रहती हैं, क्योंकि वो जॉब ओरिएंटेड एग्ज़ाम है, उसमें 1000 के आसपास सीट रहती हैं। और अगर आईआईटी की एग्ज़ाम करें तो वहाँ पे आपको आईआईटी खुद, आईआईटीज़ जो है ऑफ़र करती हैं अराउंड 20,000 सीट्स खुद ऑफ़र करती हैं, 23 आईआईटीज़ हैं, काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था, मैंने बताया मैंने 2002-2003 में एग्ज़ाम दिया था, तब 6 या 7 आईआईटीज़ होती थी और कुल मिला के 5 या 6,000 सीट ऑफ़र होती थी सारा। और अब जो सीट काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं, नंबर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, 23 आईआईटीज़ हो गई हैं। और सिविल सर्विस एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो सिविल सर्विस एग्ज़ाम जब मैंने दिया था 7, 8 और 9 में, पैटर्न दोनों जो है चेंज हुए हैं, जेई का भी पैटर्न चेंज हुआ है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम का भी चेंज हुआ है। सिविल सर्विस एग्ज़ाम में उस टाइम हमारे 2 ऑप्शनल होते थे, और जो हमारा प्रीलिम में भी हमें एक ऑप्शनल और एक जीएस के साथ पेपर देना होता था। उसके बाद अब 2013 के बाद सीसेट इंट्रोड्यूस हो गया है। धीरे धीरे सीसेट को जो है केवल क्लियर करने के लिए क्वालिफाइंग एग्जाम कर दिया, क्योंकि 33% उसमें मार्क्स लेने हैं, लेकिन फिर भी सीसेट बड़ा ही डिफिकल्ट एग्जाम माना जाता है। सीसेट क्लियर करना ही इटसेल्फ इज़ ए वेरी चैलेंजिंग जॉब। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट, जो सबसे ज़्यादा जो अलग पार्ट है जेई के एग्ज़ाम से, क्योंकि वहाँ पे देर इज़ नो पर्सनैलिटी टेस्ट, बट बिकॉज यहाँ पे जॉब मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, एंड दैट टू इन ए वेरी वेरी प्रीमियम सर्विस, प्रीमियर सर्विस, तो उसके लिए सरकार जो है पर्सनैलिटी टेस्ट लेती है व्यक्ति का। और उस पर्सनैलिटी टेस्ट में जो कैंडिडेट, अच्छे कैंडिडेट रहते हैं, वो अच्छा स्कोर करते हैं, जिनकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी रहती है। मैं अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मैं अपनी यूपीएससी स्टोरी शेयर करूंगा, तो मैं बताऊंगा कैसे मैंने 2 इंटरव्यूज़ फेस करी। के रॉय पॉल साहब का बोर्ड था और के पॉल साहब का बोर्ड था, जो मैंने 2 बार फेस किया। तो एक बार मेरे बड़े ही कम मार्क्स थे और दूसरी बार मेरे ठीक ठाक मार्क्स थे। एक बार मेरे 125 नंबर थे, उस टाइम 300 नंबर का होता था, और एक बार मेरे 180 मार्क्स थे। सो ये पर्सनैलिटी टेस्ट जो है काफ़ी जो है इसमें अलग रहता है और काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। पर्सनैलिटी टेस्ट अगर आप मेंस में, रिटन में आपके अच्छे मार्क्स हैं, पर्सनैलिटी में अगर आपके नहीं आए तो आपको बिल्कुल बॉटम वाली सर्विस मिलेगी, या हो सकता है ना भी मिले, एंड वाइस वर्सा। उसके बाद अगली बात है जो सबसे ज़्यादा जो सीएससी को टफ बनाती है, दैट इज़ द सिलेबस। सीएससी में सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है। आप अगर ऑप्शनल की बात करते हैं तो अगर आप, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं, तो मेरे को वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ऑप्शन मिलता है, 2 ऑप्शन कंबाइन करने पड़ते हैं। एंड ऑप्शनल अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ तो फिजिक्स इतना ज़्यादा वास्ट है, केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा वास्ट है, मैं उसके ऊपर आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा भी। केमिस्ट्री में भी ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म उसमें दिए हुए हैं वो कहीं आपको मिलते ही नहीं है, सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है। एंड जीएस की अगर मैं बात करूँ तो जीएस फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा जीएस जो है वास्ट है कि अंडर द सन एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, और आपसे आज का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आज के 10 साल पुराना क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। एंड सेम इज द केस इन पर्सनैलिटी टेस्ट ऑल्सो, ऑल्दो दे आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू यू, बट दे आई कैन आस्क बाउंसर्स ऑल्सो।
सो बाउंसर क्वेश्चन भी वहाँ पे आते हैं। सो इसलिए सिलेबस जो है, जो सिलेबस दोनों का अलग अलग होने के कारण जेई में बड़ा वेल डिफाइंड सिलेबस है। ऑल्दो क्वेश्चंस बहुत टफ आते हैं, मैं एडवांस के क्वेश्चन जब करवाता हूँ तो मेरे को उसके लिए काफ़ी ज़्यादा तैयारी अभी भी करनी पड़ती है। एंड मेंस का मैं मानता हूँ मेंस का लेवल काफ़ी ज़्यादा ठीक है, मतलब एक ठीक ठाक सा विद्यार्थी जिसने ठीक ठाक सी मेहनत करी है वो आराम से क्वालिफाई कर सकता है। उसने अगर पिछले 10-15 साल के पेपर किए हुए हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट उसको क्लियर है, तो मेंस इजीली क्वालिफाई किया जा सकता है। एडवांस क्लियर करने के लिए आपको रियली बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत है। उसके बाद अगला पॉइंट है मगिंग फैक्ट्स। क्या मगिंग फैक्ट्स दोनों में हेल्प करता है? तो फ्रेंड्स एक हद तक आपको जो फैक्ट्स हैं वो मगअप करने पड़ते हैं। जैसे सिविल सर्विसेज की बात करूं तो जो ज्योग्राफी है, काफ़ी ज़्यादातर जो मैप बेस्ड ज्योग्राफी है आपको मगिंग करनी पड़ती है, या जो फैक्ट्स हैं आपको जो हिस्ट्री है वो मगअप करनी पड़ती है। अगर मैं इसमें बात करता हूँ सिविल सर्विसेज, अगर मैं जेई की बात करता हूँ तो जेई में भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के जो बेसिक्स हैं वो आपको मगिंग उनकी करनी पड़ती है, रट्टा लगाना पड़ता है उनका। लेकिन फिर भी ये मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो मैं मानता हूँ कि 70 से 80% एग्जाम जो है दोनों कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। अगर सी सेट की बात करें पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड हो गया, जीएस की बात करें काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड हो गई, और अगर मैं जो सिविल सर्विसेज मेंस की बात करता हूँ तो उसमें भी आपके जो ऑप्शनल हैं प्लस जो आपके बेसिक क्वालिफाइंग टेस्ट हैं इंग्लिश और जो आपकी लैंग्वेज है, प्लस जो जीएस है, और प्लस जो एथिक्स का टेस्ट है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड आपका एनालिटिकल एबिलिटी जो है सिविल सर्विस एग्जाम टेस्ट करता है कि आप राइटिंग कैसे, आपकी राइटिंग कैसे, राइटिंग एबिलिटी, सोचने की क्षमता कैसे, आप मौके पे कैसा सोच सकते हैं। तो एनालिटिकल एबिलिटी ज़्यादा आपकी जो सिविल सर्विस एग्जाम टेस्ट करता है। सिमिलरली जो जेई एडवांस्ड जो आपकी कंसेप्चुअल एबिलिटी टेस्ट करता है कि आप कितना जल्दी, कितना नए तरीके से सोच सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं चीज़ के, तो वो आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड है दोनों एग्जाम। उसके बाद अगर मैं अवेयरनेस की बात करता हूँ तो यहाँ मेरे को लगता है कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम की अवेयरनेस शुरू से ही काफ़ी रही है। यूपीएससी की इम्पार्शियलिटी रही है शुरू से ही, और सभी लोग जो है जैसे गांव में भी रहते हैं तो उनको पता रहता है कि उनके जो एरिया का, सब डिवीज़न का एसडीएम कौन है, डीएम कौन है, एडीसी कौन है, एडीएम कौन है, तो वो पता रहता है। जिससे कि क्या रहता है कि मैं समझता हूँ कि जो है शुरू से ही हमारे देश में जो है इस एग्ज़ाम के प्रति जो है काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस रही है, लोगों को पता रहा है। और काफ़ी बार जब हम सुनते हैं तो एक बड़ा ही एक जो है लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करता है सिविल सर्विस एग्ज़ाम के। कई बार हम सुनते हैं कि रिक्शा पुलर का जो बेटा है या बेटी है वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम में टॉप कर गई, या ऐसे दुकानदार, एक सिंपल दुकानदार का बेटा, या ऐसे जो बिल्कुल ही समाज के नीचे के लोग हैं वो मेहनत करते हैं और प्रॉपर स्ट्रेटजी से, वो मैं उस पे आऊँगा, स्ट्रेटजी, हार्ड वर्क, प्लानिंग, उस पे मैं आ रहा हूँ। लेकिन ऐसी काफ़ी स्टोरीज हर बार आती हैं। जबकि जहाँ यहाँ पे अगर मैं जेई की बात करता हूँ तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अवेयरनेस मैं मानूंगा कम है लोगों में, क्योंकि साइंस एक तो पहले लेना ही इटसेल्फ एक हौवा माना जाता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ले लिया, एंड दूसरे उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में भी एक हौवा माना जाता है कि बड़े टफ ऑप्शनल हैं, लोग करते करते छोड़ देते हैं। सो ये एक अवेयरनेस की कमी है। जैसे मैं खुद अगर मैं बात करूं तो आज से लगभग 20 साल पहले जब हम तैयारी कर रहे थे 2002-2003 में, तब काफ़ी मतलब लोगों को पता ही नहीं था कि जेई का कोई टेस्ट होता है। हमें खुद प्लस टू में आने के बाद पता चला कि स्क्रीनिंग है, उसके बाद मेंस है। तो काफ़ी अवेयरनेस उस टाइम भी कम थी, धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ी है। मैं मानता हूँ धीरे धीरे अवेयरनेस आई है लोगों में। लेकिन फिर भी अवेयरनेस के पार्ट से अगर मैं मानूँ तो जो जेई का एग्ज़ाम है उसकी अवेयरनेस कम है, गाँव में काफ़ी कम है। आज भी अगर हम रूरल एरियाज़ में जाते हैं तो लोग जो है काफ़ी कम प्रिपेयर करते हैं जेई के लिए एज़ कम्पेयर टू सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। लोग जो हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम में प्रिपेयर काफ़ी शिद्दत से करते हैं। अच्छी बात ये हुई है कि अटेम्प्ट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, इस साइड 2 कर दिए गए हैं, एडवांस के लिए 3, मेंस के लिए कर दिए गए हैं, और उस साइड 6 हैं। सो एक ये लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करता है सिविल सर्विस एग्ज़ाम। प्लस एक और चीज़ जो मैं यहाँ लिखने से रह गई है वो है कि जो मैंने पहले कवर किया कि जो है एडमिशन एंड जॉब, तो जो यहाँ पे प्लस टू के बाद एग्ज़ाम हो रहा है, तो प्लस टू के बाद विद्यार्थी का जो इतना हराइजन इतना बड़ा नहीं होता, इतनी सोच इतनी डेवलप नहीं हुई होती। लेकिन जब ग्रेजुएशन के बाद जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है उस टाइम तक ये मान सकते हैं कि उसने ग्रेजुएशन कर ली है, जो प्लस टू के बाद 3-4 साल 5 साल की अपनी ग्रेजुएशन की है, तो उसमें उसका होराइजन इतना बड़ा हो जाता है। उसको समाज के जो चारों पहलू, जो हर एक पहलू जो समाज का पहलू है उसके बारे में जानकारी हो जाती है। उसको क्या बनना है, क्या नहीं बनना, विद्यार्थी को आगे क्या करना है, उसके बारे में उसकी जानकारी हो जाती है।
तो ये एक बड़ा अंतर है कि जो होराइज़न है विद्यार्थी का जेईई के टाइम इतना कम रहता है, लेकिन सिविल सर्विस एग्ज़ाम में ग्रेजुएशन के बाद होता है तो उसका होराइज़न थिंकिंग एबिलिटी काफ़ी बढ़ चुकी होती है। अब आते हैं फ्रेंड्स जो सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटीज़ देखो हर एक एग्ज़ाम में आप बात कर सकते हैं इन चीज़ों की, लेकिन क्योंकि ये दोनों ही भारत के बड़े प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है हमारे देश के, तो दोनों में ही हार्ड वर्क चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, परसिवरेंस चाहिए, आपको लगे रहना है, आपको मेहनत करनी है, जी तोड़ मेहनत करनी है। सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए तो मैंने खुद की है और मैंने खुद लोगों को करते हुए देखा है ओवर द ईयर्स। जो है पैटर्न जो है डिफ़िकल्टी बढ़ती ही है, कम नहीं होती। जेईई मेंस में भी मैंने देखा है, मेंस और एडवांस में भी पैटर्न चेंज होता है, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जुड़ते हैं और तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता है, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, बट एट द सेम टाइम प्रॉपर प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड। अगर आप बिना प्लानिंग के हार्ड वर्क कर रहे हैं, चाहे आप कितना भी हार्ड वर्क करते रहें, अगर आपकी प्लानिंग नहीं है, अगर आप प्रॉपर टाइम टेबल नहीं फॉलो कर रहे हैं, और ये चीज़ मैंने सिविल सर्विस एग्ज़ाम में फेस की है। आई हैव फेस्ड फेलियर इन सिविल सर्विस एग्ज़ाम ट्वाइस। वो मैं अपनी अगली अभी वीडियो बनाऊंगा, उसमें तो बताऊंगा कैसे मैंने रियलाइज़ किया क्यों फेलियर हो रहा है। सो प्रॉपर प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद जो दोनों ही एग्जाम कॉन्सेप्ट बेस्ड है, मैं इस साइड भी चर्चा कर चुका हूँ कि मगिंग ऑफ द इफेक्ट्स हेल्प करता है, बट एक पर्टिकुलर लेवल तक जाके वो हेल्प नहीं कर पाता, उसके बाद कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम है। सो ये मेरे ख्याल से आज काफ़ी डिस्कशन हो गई दोनों एग्जाम के बारे में, जेई एंड सिविल सर्विस एग्जाम। सो मैं आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, और आने वाले टाइम में मैं जो हम वर्क एनर्जी पावर का टॉपिक कर रहे हैं फिजिक्स में, तो उसकी मैं एडवांस के कुछ क्वेश्चन सोच रहा हूँ करने का और लेके आऊँगा, और उसके बाद हम उसके अगला टॉपिक चलेंगे जो हमारा कोलिजन वाला पड़ा है, एंड उसके बाद हम रोटेशनल मोशन के टॉपिक पे टच करेंगे, एंड मैथमेटिक्स भी हम साथ साथ करते जा रहे हैं, तो मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन मैं अगले लेके आऊँगा आने वाले दिनों में। आप बने रहिए चैनल के साथ, बहुत 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 मेहनत करें, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार।